मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके की इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में आप सभी के साथ कक्षा दसवीं यानी कि क्लास 10वीं के अर्थव्यवस्था जो बुक है उससे संबंधित पाठ इकाई 1 के जो इकाई 1 में जो विषय सूची है, जो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास की इतिहास क्या है, इससे संबंधित टॉपिक जो पूर्णतः बुक में दी गई है उस सभी सारे विषय को आपके साथ चर्चा करेंगे। आपके साथ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आइए विषय पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, इसके विकास किस प्रकार से हुई है। आइए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास इकाई 1 है। इकाई 1 के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। देखिए भारत क्या होता है, भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हो आज़ाद मिल जाती है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप आज एक ही दिन में नहीं बन गया है। ये क्या है, एक ही दिन में ये नहीं बन गया है। इसका क्या है, एक मूल रूप से काफ़ी 15 अगस्त 1947 से मिली आज़ादी से पहले जो है लगभग 200 वर्षों तक क्या होता है, भारत पर अंग्रेज क्या करते हैं, शासन करते हैं। और उस समय भारत पर जो अंग्रेज शासन करे तो उससे पहले कि जो भारत को क्या कहा जाता, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज शासन करने के लिए यहाँ आते हैं तो क्या होता है, भारत ये जो सोने की चिड़िया जो कही जाती है भारत को, उस पर क्या होते हैं भरपूर रूप से क्या करते हैं, भारत को अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजी शासन क्या करते हैं, इसको शोषण करते तथा जमकर लूटते हैं। भारत का जो भी आर्थिक विकास होना था वो आर्थिक विकास नहीं हुआ। और क्या हुआ, जो आर्थिक विकास क्या हुआ, मंद में आ गई, स्थिर हो गई। और वो विकास क्या हो, मंद हो गई, नगण्य हो गई। तो भारत के जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था आप देखते हैं, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से क्या है, समस्त विश्व का क्या है, अर्थव्यवस्था रुक गई है, आर्थिक विकास की रुक गई है, इकोनॉमिक डेवलप किस प्रकार से होना चाहिए रुक गई है। उसी प्रकार से उस समय जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास रुक गई थी। तो आज के वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था का विषय वस्तु ही क्या है कि भारत आर्थिक व्यवस्था क्या और भारत की जो अर्थव्यवस्था के विकास किस प्रकार से हुई थी, इस पर चर्चा करेंगे। आज़ादी के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या थी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति का पुनरुत्थान कर दुनिया के एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना जो भारत सरकार थी उसके नीति में क्या होता है, ये निर्धारक थी या उनके समक्ष में चुनौती थी। क्योंकि अंग्रेज जिस समय भारत में आज़ादी भारत जिस समय भारत को आज़ादी दिया उस समय भारत के जो सामाजिक यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राजनीतिक थी और सांस्कृतिक जो समस्या थी वो क्या थी, बहुत ही दयनीय व्यवस्था में थी। और इसको उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो नीति प्रशासक थी, इनके लिए सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, उसके समक्ष बहुत चुनौती थी। तो इस अध्याय में जो हम क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था के परिचय के साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक देखेंगे। इसके बिहार से संबंधित हो तो बिहार के विकास की स्थिति देखेंगे। उसके संबंध में हम झारखंड देखेंगे, उत्तर प्रदेश को भी बारे में चर्चा करेंगे। देश के आर्थिक विकास में, देश के जो आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास में किस प्रकार से भूमिका देती है, इसके साथ चर्चा करेंगे। बिहार के विकास में जो मूलभूत आवश्यकता है या भारत की विकास में मूलभूत आवश्यकता है एवं विकास संबंध में कौन कौन से टूल्स या रिसोर्स की बात की जाएगी, उस सभी वस्तु पर हम क्या करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारत जिस समय आज़ाद है उस समय कौन कौन सी समस्या थी, उसके समक्ष नीति को निर्धारित करने के लिए कौन कौन सी समस्या, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप याद करके रखेंगे। आइए अर्थव्यवस्था के परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के परिचय में क्या कहा जाता है। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था उनको क्या है, एक उपनिवेश कॉलोनी बनाकर रखा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या है, कॉलोनी बनाकर उपनिवेश बनाकर रखा था। उन्होंने अंग्रेज ने क्या किया, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपना कर क्या करते हैं, भारत को अपना दास बनाकर रखते हैं या भारत पर अपना शासन करते हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी क्या थी, कृषि प्रधान देश थी। कृषि प्रधान देश थी होने के बावजूद यहाँ पर क्या था कि उद्योग हो रहा था, व्यापार हो रहा था, यातायात थी, आधारभूत संरचना में कोई महत्वपूर्ण देशों से क्या थी तुलना में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। लेकिन जो अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद क्या, अंग्रेज ने भारत में जो दमनकारी शोषणकारी नीति के कारण भारत की स्थिति क्या हुई, बहुत ही जर्जर हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई।
यहाँ पर उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर शोषण हो गई, साम्राज्यवाद के कारण यहाँ पर विषमता आ गई, अंधविश्वास बढ़ गई, अशिक्षा हो गया, गरीबी बढ़ गई, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा समस्या क्या हुआ, बढ़ गई। तो अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं होता। प्रति व्यक्ति जो आई थी उस आय के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आज की तुलना में जो स्थिरता आई है वो क्या होगी, उस समय की जो अंग्रेज से पहले की जो प्रति व्यक्ति आई थी वो बहुत ही अच्छा थी। लेकिन आय की स्थिरता क्या हो, कृषि जनसंख्या के बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग जो उद्योग नष्ट हो गया, उसके साथ ही क्या हो गया, जो आय थी वो क्या हो, पूरी तरह से नष्ट हो गई। और इससे क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे आ गई और अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, शोषण किया। तो अंग्रेज के माध्यम से क्या होती है, बहुत सारा शोषण होती है। देखिए कॉलोनी, एक शब्द यहाँ पर आ गया, कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आप समझ गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था आय क्यों खराब हो गया। तो यहाँ के जो अंग्रेज ने जो शोषण नीति अपनाई उसके साथ भारत की आय क्या हो गई, वो खत्म हो गई जीडीपी में। उपनिवेश के बारे में आई चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण क्या है, शासक देश होता है, तो ऐसे शासित देश को क्या है, शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब क्या है 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा। तो ये क्या है आपकी एक क्या है, परिभाषा है, एक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल, यानी कि एक किताबी रूप से आपको परिभाषा, आप किसी के पास देना तो इस प्रकार देना है। लेकिन एक उपनिवेश क्या होता है, देखिए एक उपनिवेश, जैसे ब्रिटिश आया, अंग्रेज आया और भारत पे क्या हुआ, ब्रिटिश आकर शासन करने लगा और ब्रिटिश जो कानून बना रहा था वो कानून क्या है, भारत पर लागू होता और भारतीय जनता उसको क्या होता, आराम से उसको फॉलो कर रहा था। तो यही क्या हो गया, उपनिवेश हो गया, एक सिंपल सी भाषा में। आइए अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था क्या अर्थ के बारे में जानते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, प्रायः देखते हैं कि सभी लोग अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ अर्जन करते हैं। विभिन्न प्रकार की वो क्या है, गतिविधि करते, क्रियाकलाप करते हैं, जिससे क्या उनको आय हो और वो अपने जीवन को क्या करे, सही चलाए। इन क्रियाएं के मुख्य रूप से क्या होता है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन संबंधित है। जो भी क्रिया करते हैं, तो कि आपको कोई वर्क करते हैं तो वर्क से क्या होता है, उसके साथ आप कोई वस्तु प्राप्त करेंगे या धन प्राप्त करेंगे, यही उत्पादन संबंधित होता है, यही अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में। तो ये लोग आप आम जीवन में आप देखते होंगे। उदाहरण के लिए किसान खेत खलिहान में क्या करते हैं, मजदूर काम करते हैं, मजदूर क्या कर खरकाने में क्या करते, काम करते हैं। जो टीचर होते हैं स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, वकील क्या होता है कोर्ट कचहरी में अपने कार्य करते हैं। इस प्रकार से क्या है, आजीविका के लिए सभी वस्तु क्या करते हैं, हर एक प्रकार के जो संबंधित लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। अब प्रश्न यह रहता है कि ये लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं। देखिए अपने अपने कार्य में क्यों व्यस्त रहते हैं। आप पढ़ाई में क्यों व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन सराहने के लिए। आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, कोई जॉब करेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। तो यही आप इस उदाहरण से आप ले लेंगे कि वो इसलिए व्यस्त रहते हैं कि देखिए आगे हम देख ले, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग क्या है, धन कमाने के उद्देश्य से क्या है, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की क्या हो, आवश्यकता पूरी हो सकता है और उसके खुद की सेल्फ की क्या होगी भी, स्वयं की आवश्यकता क्या होगी, पूरा होगी। तो इस प्रकार से क्या हमारी वे सभी क्रियाएं, देखिए इसका परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि सभी लोग क्यों हमें अपने कार्य में व्यस्त रहते, तो बिजी रहते हैं। तो हमारी वे आवश्यकताएं, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको याद करके रखना है। ये पूछी जाती है कि आर्थिक क्रिया क्या कहलाती है, तो आर्थिक क्रिया ये कहेंगे कि वे हमारे सभी या हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या हो, आय प्राप्त हो, इनकम की सोर्स प्राप्त होती हो, वही क्या है, आर्थिक क्रिया होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, अब अर्थव्यवस्था का हम अर्थ समझ रहे हैं ना, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, तंत्र सिस्टम या स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया क्या हो, संपादित की जाती है। जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, ट्रेड, बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं संचार आदि क्या है, आर्थिक क्रियाएं। ये क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। एक और तो विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का क्या होते हैं, संपादित करते हैं। तो दूसरी ओर लोग क्या है, लोगों को क्या है, तो रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के संतुष्टि हेतु क्या है, देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को क्या है, क्रय कर सके, खरीद सके। तो इस प्रकार से क्या है कि जो व्यक्ति, अर्थव्यवस्था का अर्थ आप समझ गए कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार क्या हो, आर्थिक क्रियाएं होती, संपादित होती है या होती है, जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र। इससे
इससे क्या होता है, एक तो वस्तुओं का सेवा होती है, उसके साथ ही जो आम जन है, लोगों हैं, उनको क्या होते हैं, रोजगार प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, बाजार में जो रोजगार प्राप्त होती है तो रोजगार से क्या होता है, उनको आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु खरीदेंगे, वस्तु जो खरीदेंगे तो क्या हो, बाजार की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस प्रकार से क्या है, देश में क्रय शक्ति बढ़ेगा और उससे क्या होगा, आर्थिक व्यवस्था क्या है, जीडीपी क्या है, स्ट्रांग होगी, आप लोगों के जीवन स्तर में विकास होगा। तो इस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था के मतलब समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, इस तरह के प्रत्येक अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, दो कार्य संपादित हुआ, एक क्या होता है, वस्तु सेवा का, दूसरा का रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो दो कार्य समझ अर्थव्यवस्था में दो हो गया। आइए बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो दो कार्य के ऊपर देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो एक देखिए, पहला क्या है, लोगों को वस्तुओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की क्या है, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करती है। तो इस प्रकार हम चर्चा कर ही लिए हैं। और दूसरा क्या है, चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो है कि लोगों को रोजगार का अवसर क्या है, प्रदान करती है। तो देखिए, कुछ अर्थशास्त्री ने क्या है, अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रकार क्या है, परिभाषा दी है। परिभाषा समझते हैं, कुछ अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स हैं, वो इकोनॉमिक्स को लेकर क्या है, परिभाषा डिफिनेशन दिया है। तो बात करते हैं कि आर्थर लेविस जो है वो क्या कहता है, आर्थर लेविस के अनुसार कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मतलब वह धन है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, ठीक है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या है, प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब आर्थर लेविस क्या करता है, कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था वह अर्थ है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। देखिए, ब्राउन क्या कहते हैं, ब्राउन कहता है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है ना। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ द अर्निंग लाइवहुड, मतलब जीवन जीने के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, उसका एक व्यवस्थित रूप है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आगे चर्चा करते हैं। संक्षेप में आप ये ले सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जब तक अर्थव्यवस्था नहीं होगा तब तक समाज क्या है, आप कोई समाज में आप देखते होंगे, कोई भी काम करते हो, वहाँ पर क्या है, आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, रुपये की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए, चाहे आप खाना खाएंगे उसके लिए, समाज में आपको कोई फंक्शन है उसके लिए, कहीं जाना हो उसके लिए, क्या है, वहाँ पर क्या है, आर्थिक क्रिया का मतलब आपको वहाँ पर धन की आवश्यकता होती है ना। तो ये क्या है, समाज की जो सभी क्रियाएं होती है वहाँ पर योग के रूप में काम करता है कौन, अर्थशास्त्र। इसी प्रकार आप बिहार की अर्थव्यवस्था के भी अर्थ निकाल सकते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था या कोई भी राज्य हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, या झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब की कोई भी हो, कहीं की अर्थव्यवस्था ग्रुप का क्या वहाँ पर आप निकाल। देखिए, बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से इसके आधार पर आप बिहारियों की क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यूपी में, पंजाब में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो संरचना की क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है कि विभिन्न जो अभी अपने आसपास के जो भी क्षेत्र देखते हैं, जैसे परिवहन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को क्या है, विभाजन की जाती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं होती है और गतिविधियाँ क्या होती है, संपादित होती है। जैसे कि आप देखिए, हम आपको चर्चा कर लिए, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, इस प्रकार से। तो इन क्रियाओं को मोटे तौर पर क्या होता है, 3 भागों में बांट दी जाती है। एक होता है प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्र, या इसको आपको सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हम तीनों सेक्टर को आप एक बार एक करके हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखते हैं अगला, इस पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना किस प्रकार। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है, कृषि आता है, जिसको आप एग्रीकल्चर लेंगे, पशुपालन लेंगे, ठीक है ना। और तीसरा वो इसमें वन है, मछली पालन है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि आ जाती है, पशुपालन, वन और मछली यहाँ पर आप देख सकते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर देखिए क्या आता है, उद्योग आता है, निर्माण आ जाती है, गैस एवं बिजली जो है वो आ जाता है। इसके साथ उद्योग के अंतर्गत आप क्या है, कुटीर उद्योग, क्या है, उसके बाद लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, आप बड़ा उद्योग के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए, तृतीयक जो क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र जो आती है, इसमें क्या होती है, बैंकिंग आ जाता है, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं क्या हो, जो भी सेवा आ जाती है वो तृतीयक क्षेत्र में आ जाती है। इस प्रकार से आपको क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर आइए हम चर्चा कर लेते हैं।
तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम पाई चार्ट के ऊपर बात कर ले। इसके क्षेत्र में मुख्यतः क्या होता है, कृषि क्षेत्र को आप कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को मुख्यतः क्या है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को मुख्यतः क्या है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को मुख्यतः क्या है, सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आप ये समझिए। और इन्हीं तीनों क्षेत्र के माध्यम से क्या होता है, भारत के राष्ट्रीय आय में क्या है, तीनों क्षेत्र का योगदान होता है। तो शुरू में जो जिस समय आर्थिक व्यवस्था, उस समय क्या है, प्रथम क्षेत्र को क्या है, अच्छा योगदान था। उसके बाद कुछ समय के लिए द्वितीय क्षेत्र का योगदान अच्छा था। लेकिन अभी क्या है, तृतीय राष्ट्रीय आय में क्या है, तृतीय सेवा क्षेत्र के क्या है, बहुत ही बड़ा योगदान है। कम से कम 60% क्या है, तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है, राष्ट्रीय आय में है। तो इस प्रकार से हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा का यहाँ पर देख सकते हैं आपकी राष्ट्रीय आय में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के ऊपर चल गए। जैसे हम आपको कर दिए हैं कि तृतीय क्षेत्र का क्या है, लगभग 60% से ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए 2007 ही की डाटा है, लेकिन ये क्या है, अभी 2020 है। तो 2020 में क्या है, इसका क्या है, यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेंगे। तो 1901 में क्या था, प्राथमिक क्षेत्र का डाटा क्या था, देखिए 63% योगदान था राष्ट्रीय आय में। तो द्वितीय क्षेत्र के 12% और तृतीय क्षेत्र के मात्र 23% था। लेकिन क्या है, 1947 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो है 58 था और द्वितीय क्षेत्र के 14 और तृतीय क्षेत्र के क्या है 27 था। अभी देखिए 2007 में ये 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, ये 56 हो गया। लेकिन अभी 2020 में क्या है, इसका क्षेत्र बहुत ही है, ये बहुत ही कम गया है, 3% पा गया है। ये शायद आपको 19 पर है या 27 पर है, और ये क्या है, बहुत ही आगे बढ़ गया है, 60 से प्लस है। तो इस प्रकार से क्या है, आप अपना इसका क्या है, अपना करेक्ट कर लेंगे। तो अर्थव्यवस्था देखिए, अब हम बात करेंगे आपको क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के ऊपर बात करें। देखिए आप उसके बाद हम देखिए सेवा क्षेत्र में का योगदान जितना रहेगा उतना क्या होगा, उस देश की क्या है अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी समृद्धि क्या है, ज़्यादा हो, उसकी विकास क्षमता ज़्यादा होगी, उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 19 के लेकर क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र में अभी जो योगदान सब जो अच्छी मानी गया है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को माना गया है। क्योंकि कृषि देखिए सब चीज़ बंद हो, लेकिन लोग क्या है, भूखे तो नहीं मर सकता है। तो वहाँ से ये बात है। देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, प्रकार के ऊपर विश्व के में क्या है, निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। दूसरा है समाजवादी व्यवस्था, और तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम आपको दिखाएंगे आगे। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादन के साधनों पर क्या है, उत्पादन जो साधन होती है, उस साधन पर क्या है, जिसका स्वामित्व होना वो निजी व्यक्तियों को होती है, निजी व्यक्ति के पास होती है, जिसका उपयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था हो गया वह अर्थव्यवस्था जिस पर क्या होगा, आम लोग का ना हो, यानी कि एक निजी व्यक्ति का, पर्सनल प्राइवेट व्यक्ति की क्या उसकी संपत्ति पर अधिकार हो, वही क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह है, ठीक है ना, वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या है, समाज यानी कि सामाजिक कल्याण की सोशल वेलफेयर के लिए क्या है, काम किया जाता है सामाजिक अर्थव्यवस्था में। जैसे चीन, क्यूबा, रूस आप लेंगे, वहाँ क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण में उदारीकरण के कारण क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका स्वरूप क्या है, बदल चुका है, ठीक है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ गए कि इसका यानी कि जो संसाधन पर अधिकार होता है वो देश की होता है, देश की सरकार की होती है, और ये क्या समाज के कल्याण के लिए क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में काम की जाती है। आगे देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में भी इसका प्रभाव देखा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत काम की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रण है। यहाँ पर क्या होता है कि मिली जुली होती है, कुछ संसाधन पर अधिकार आपको निजी स्वामित्व हो जाए, कुछ पर क्या हो, सरकार की हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम आपके साथ चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए दोनों साधनों पर स्वामित्व होता है, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का। हम आपसे भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के बीच में क्या है, रास्ता होता है। इट इज मिडवे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड क्या है, सोशलिज्म, यानी कि दोनों के बीच के रास्ता, इधर कैपिटलिस्ट व इधर सोशलिज्म, और बीच के रास्ता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। भारत ने इस अर्थव्यवस्था को क्या है, अपनाया है। तो आइए अर्थव्यवस्था के विकास के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, विकास के ऊपर चर्चा करते हैं।
अर्थव्यवस्था के विकास एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास का क्या है, एक लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास एक पौधे को क्या है, विकास की तरह होता है। मतलब एक बीज आप रोपते हैं तो बीज को किस प्रकार से विकास होता है, एक बीज रोपते हैं वो पहले क्या होता है, पौधा होता है, फिर क्या धीरे धीरे वो क्या होता है, प्लांट बनता है, प्लांट से क्या होता है, एक पौधा होता है। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है वो पेड़ के यानी कि एक पौधे से लेकर एक पेड़ के रूप में किस प्रकार से विकास होता है उसके ऊपर है। तो इस जिस तरह एक पौधे का कर्म से विकास होता है और परिपक्वता की स्थिति में उसे फल दे डालती है, ठीक है, उपयोग मानव निहित में होती है। जो यानी कि पौधा जो होती है, उस पौधा क्या होता है, जब पौधा फल देने लगता है तो क्या फल किसके उपयोग में, मानव के हित में आती है। ठीक उसी तरह अर्थव्यवस्था आदिम काल से लेकर अब तक का जो विकास हुआ है वो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को हम क्या है, अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कहते हैं, या कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हम अपने देश भारत के क्या आर्थिक विकास की स्थिति को देख सकते हैं, देखना होगा या देख सकते, उसके साथ हम बिहार के भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भी देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति क्या है, किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है। मतलब भारतीय आप जो स्थिति है एक, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो क्या है, एक समय में विकास नहीं, एक चमत्कारी विकास नहीं, क्या है, एक क्रमबद्ध तरीका से क्या है, परिवर्तन होती गई है। इसका एक अपना इतिहास है, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक अपना इतिहास है। अर्थव्यवस्था के विकास को हम निम्नलिखित दो स्थितियों में क्या है, विवेचना करेंगे, जो दोनों ही क्या है, पारस्परिक एक दूसरे को सहयोग क्रिया है। देखिए, एक आर्थिक विकास तथा मौद्रिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास के ऊपर चर्चा करते हैं हम। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होती है। आर्थिक नियोजन मतलब आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना से क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, आर्थिक विकास की संपन्न होती है। इसके पहले हम जान लेना आवश्यक यह समझते कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, ठीक है ना। आर्थिक विकास क्या है उसके ऊपर भी चर्चा। देखिए, ऐसे विकास, आर्थिक विकास की परिभाषा लेकर अर्थशास्त्री में क्या है, काफ़ी मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती आर्थिक विकास की, फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है जान सकते हैं या जान ले। जैसे प्रोफेसर रोस्टॉप के अनुसार कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि को दर एवं दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। मतलब कहना रोस्टॉप कहते हैं कि आर्थिक विकास एक ओर क्या है, श्रम शक्ति में वृद्धि और की दर में तथा दूसरी ओर जो संख्या में वृद्धि के जो बीच के संबंध है वही क्या है, आपके आर्थिक विकास है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आइए चर्चा करते हैं, देख लेते हैं आर्थिक विकास। अब देखिए समावेशी आर्थिक विकास के ऊपर देखा। अब देखिए उसके बाद क्या है, प्रोफेसर मेयर और एवन मॉलडिव ने क्या बताया है आर्थिक विकास के ऊपर, तो ये उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर मेयर एंड बॉल्डिन। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब आर्थिक विकास ये है कि किसी दीर्घ काल में, लंबे काल में जो यह पता चलता है कि उस अर्थव्यवस्था क्या है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या विकास हुई, यही क्या है, आर्थिक विकास है, ठीक है ना। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है, परिवर्तन प्रक्रिया है। क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में क्या है, परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बदलाव होती है या घटती है, कम होती है, तथा आर्थिक विकास के निर्धारक जो तत्व होते हैं उसमें क्या होता है, निरंतर बदलते रहते हैं। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के से समस्त क्षेत्रों में क्या है, उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। इसके साथ ही विकास की प्रक्रिया का गतिशील किया जाता है। इसके पहले आइए हम बात कर लेते हैं समावेशी विकास के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ समावेशी विकास है ना। देखिए, समावेशी विकास क्या हो गया कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसे ही विकास की क्या है, इसी विकास की प्रक्रिया को क्या है, समावेशी विकास कहा जाता है। आई होप आप इस समझ गए होंगे। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को क्या हो, जीवन स्तर में समान रूप से विकास हो तथा समाज के कोई भी लोग अछूता न छूटे, इसी विकास को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आप आज आइए आगे चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास को जान लेने के बाद आपको यह भी जान लेना है कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। आर्थिक विकास, ठीक है ना, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में। देखिए, आर्थिक विकास का मतलब हो गया संपूर्ण विकास, वृद्धि का मतलब हो गया किसी एक क्षेत्र में विकास, और प्रगति का मतलब हो गया आर्थिक क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं।
कहने का मतलब समझ गए कि आपको शिक्षा है तो आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, छात्र या एसएससी रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा सिलेबस है। तो आप गणित में भी तेज है, साइंस में भी तेज है, अर्थ सोशल साइंस में भी तेज है, हिंदी में तेज है, अंग्रेजी में भी तेज है, सभी चीज़ में आपको क्या है बहुत ही अच्छी समझ है, आपको ज्ञान है। तो आप क्या है आर्थिक आप क्या है आप संपूर्ण आपका शिक्षा में आपका क्या है संपूर्ण विकास हो गया। लेकिन यदि आप आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि आपका मैथ तो सही है लेकिन आपका साइंस विषय क्या है कमज़ोर है, साइंस विषय क्या है कमज़ोर है, तो आप क्या है उस शिक्षा क्षेत्र में क्या आप वृद्धि कर रहे हैं, मतलब किसी एक क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, किसी एक क्षेत्र आपका विकास अच्छा है लेकिन दूसरा क्षेत्र आपका कमज़ोर है, वही है आर्थिक क्षेत्र में भी आता है। और क्या है आर्थिक प्रगति, मतलब आपका अगर साइंस तेज है, साइंस अच्छी है और इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, तो आप इस पर भी काम करें, इस पर भी काम करें कि हम सभी क्षेत्र को क्या है आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से क्या अर्थव्यवस्था में भी आ जाती है। तो सामान्यतः आर्थिक विकास देखिए, आर्थिक विकास है तो आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, लेकिन दोनों शब्दों एक दूसरे का स्थान पर क्या है प्रयोग किया जाता है। इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच में क्या अंतर करने जाने लगा है। देखिए श्रीमती क्या है उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किया जा सकता है। वहीं डॉक्टर ब्राइट सिंह लिखते हैं कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। ग्रोथ शब्दों का मतलब ग्रोथ यानी कि वृद्धि शब्द का विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। और अब विकासशील जो यानी कि इसी तरह आप आगे इसी तरह आप क्या देखिए मेडसिजन क्या कहते हैं। मेडसिजन नाम के एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या है आर्थिक वृद्धि है, ठीक है, और यह एक सूचक है होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का विकास क्या बढ़ता हुआ यानी कि इसका आर्थिक विकास होती है। तो आप समझ गए होंगे। तो अब जब जहाँ तक आर्थिक प्रगति की बात होती है तो यह एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों क्या है शामिल हो सकती है। आई होप आप इस समझ गए। प्राय आर्थिक प्रगति का स्थान पर आप आर्थिक वृद्धि या विकास के शब्द का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में क्या प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सच में ये दोनों क्या है आपस में अलग अलग है। और विकास शब्द में वृद्धि शब्द के अर्थ ही निहित है, अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में जो अंतर है वो आपके साथ की जाती है। देखिए आगे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। सस्टेनेबल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास। देखिए सतत विकास मतलब ये हो गया जैसे आज क्या है कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सब जल, वन, सूर्य प्रकाश, इस प्रकार से जो भी वस्तु आप देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपको लगता है कि कोयला 200 वर्षों में क्या खत्म हो जाएगी, पेट्रोल से ख़त्म हो जाएगी। तो सतत विकास का मतलब ये हो गया कि आप जैसे आज हम जो वस्तु आज हम प्रयोग में ला रहे हैं वो वस्तु क्या है आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या हो वस्तु उपस्थित रहे, ठीक है ना। तो यही क्या होगा सतत विकास, मतलब जो वस्तु हम आज यूज कर रहे हैं वो वस्तु क्या है कल भी वो वस्तु उपस्थित रहे या आने वाला भविष्य के लिए भी क्या हो वस्तु उपस्थित रहे, यही क्या है सतत विकास होगा। मतलब आज यदि हम खाना खा रहे हैं तो कल भी आप क्या है खाना खाने के लिए उसका तो बचाव करते हैं ना कि कल भी खाना खाएंगे। उसी प्रकार से आज जो वस्तु का आप यूज कर रहे हैं, चाहे हवा हो, वायु हो, भूमि हो या पेट्रोल, जो भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो वस्तु क्या है सदियों वर्ष, हजार, लाखों वर्ष के बाद भी क्या हो वस्तु पृथ्वी बचे रहे, यही के विकास को हम क्या कहते हैं सतत विकास कहते हैं। आप समझ गए होंगे। देखिए ब्रुनलेन आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए क्या है पूरी की जा सकती है। मतलब आज की जो वस्तु हम प्रयोग करते हैं वो वस्तु क्या है आगे भी भावी पीढ़ी के लिए भी क्या हो बचाव में बचे रहे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आइए आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं क्या है नहीं है। तो आर्थिक नियोजन के बारे में कुछ बात समझ लेते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ ये हो गया कि इसके तहत क्या होती है समाज के विकास या आर्थिक उद्देश्य की प्रगति के लिए क्या होता है पहले से क्या होता है एक कार्यक्रम निर्धारित की जाती है। जैसे आप भारत में आप लेंगे जैसे नीति आयोग से पहले भारत में क्या था योजना आयोग था, तो योजना आयोग था। इस प्रकार से क्या होती है भारत में जो योजना आयोग थी क्या है भारत जब आज़ाद होती है तो भारत क्या है योजना आयोग की स्थापना करती है। भारत में योजना आयोग 15 मार्च 1950 को क्या होता है लागू की जाती है। यही होता है आर्थिक नियोजन। योजना प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के माध्यम से। लेकिन क्या है मोदी सरकार आपको मालूम है 2014 में मोदी सरकार भारत में आती है और 2015 में क्या होती है योजना आयोग की जगह क्या होती है नीति आयोग आ जाती है।
नीति आयोग 15 जनवरी 2005 को 15 जनवरी 2005 को क्या होती है, नीति आयोग की स्थापना होती है। आप इसे याद रखें, नीति आयोग के तौर पर यह प्लानिंग है। तो मतलब किसी भी आर्थिक नियोजन मतलब यही हो गया, कोई योजना प्लानिंग। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी वर्तमान में जो भारत के, देखिए ये क्या है, पहले की डाटा है, लेकिन अभी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या है, नीति आयोग के ऊपर काम करते हैं। और इसकी योजना आयोग के जो अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते थे, और वर्तमान में जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। देखिए योजना आयोग के शब्दों में कुछ आप यहाँ चर्चा, क्योंकि यहाँ योजना आयोग के बारे में पूछा ही जाता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ किसी प्राथमिकता, किसी राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का क्या है, विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। अर्थात अभी भारत अभी तक क्या है, कम से कम 12 पंचवर्षीय योजना तो कर चुका है, पूरा कर चुका है। 12वीं पंचवर्षीय मालूम है 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय पूरा कर चुका है। कोई भी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या होता है, सरकार के द्वारा यह प्लानिंग की जाती है कि हमको किस किस क्षेत्र में विकास करना है, कितनी GDP लेना है, साइंस के विज्ञान क्षेत्र में या एग्रीकल्चर क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में हमको विकास करना है। उस प्रकार से क्या अपना प्लानिंग बनाते हैं, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, किस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र देना है। इस प्रकार से वो क्या है, प्लानिंग क्षेत्र बनाते हैं। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ में ये हो गया कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न रूप से क्या है, विकास के रूप में क्या है, प्रयोग की जाती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है, मतलब नियोजन मतलब आर्थिक प्लानिंग को दी जा सकती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आधुनिकीकरण बहुत सारा बातें हैं, तो आगे चर्चा कर। देखिए जो भारत में जो नियोजन प्रणाली है, देखिए ना, तो आपको मालूम है कि अभी तक क्या है, 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं आई है 2017 से, यानी कि 2017 से 22 के बीच होना था, लेकिन नहीं आई। लेकिन यहाँ 11वीं पंचवर्षीय योजना तक दी गई है। तो ये बार बार पूछी जाती है। SSC रेलवे के एग्जाम आप देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर आपको बार बार पूछी जाती है पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आप देखिए पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, 1951 से 56 के बीच, और 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 2007 से 2012 के बीच, और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 2012 से लेकर 2017 के बीच में। आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट और काउंसिलिंग जो NDC, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, तो 6 अगस्त 1952 किया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच में क्या है, तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या होती है, गठन की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या है, पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने के कार्य क्या है, योजना आयोग के होते हैं। मतलब आप तो पंचवर्षीय योजना की नीति आयोग हो जाती है कि अंत में क्या राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो उसको क्या होता है, अप्रूव करते हैं, अनुमोदित करते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसके साथ मौद्रिक विकास होता है। मौद्रिक विकास के ऊपर देख चर्चा करते हैं। दूसरा बात, 2 विकास बोलो, एक आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। तो वर्तमान के 21वीं शताब्दी मनुष्य को अनेक प्रकार की क्या होती है, सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत कई वर्षों में इस सुख सुविधाओं को क्या उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य क्या है, कठिन परिश्रम करना, मनुष्य ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तो लोग वस्तु से वस्तु को क्या होती थी, लेन देन करते थे। लेकिन अब क्या है, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा आ गई है, तो वस्तु को क्या है, लेन देन करने के लिए उतनी आप नहीं है, मुद्रा के माध्यम से क्या होती है, वो कर लेती है। तो अर्थव्यवस्था के उस अवस्था को वस्तु विनिमय कहा जाता है, जहाँ पर क्या है, वस्तु से वस्तु क्या है, अब वस्तु तो वस्तु क्या है, यानी कि सामान खरीदी जाती है। तो वह अवस्था आर्थिक विकास की क्या है, आरंभिक अवस्था थी। मतलब मौद्रिक प्रणाली के ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को हम प्राथमिक अवस्था यानी कि आरंभिक अवस्था कहेंगे, जहाँ पर क्या वस्तु विनिमय होती है। मतलब वस्तु से वस्तु को, किसी वस्तु से वस्तु को सामान खरीदी जाती थी। आजकल भी आप गाँव घर में रहते, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि कोई महिला किसी दुकान में जाकर कोई वस्तु ले गया, ठीक है, चावल ले गया, धान ले गया, कोई वस्तु लेगा, उसी वस्तु के माध्यम से वो चीनी खरीद लिया, रोटी दाल खरीद लिया, कुछ भी वस्तु खरीद को लेकर आ जाती है, बिस्किट खरीद लिया। तो ये क्या है, आरंभिक वस्तु प्रणाली थी इस प्रकार से। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ी और उनकी संख्या क्या है, बढ़ने के कारण क्या हो, छोटे कस्बे से बड़े शहर क्या हो गया, बड़े बड़े गाँव एवं क्षेत्र में क्या हो, मनुष्य फैलने लगा।
इसी स्थिति में मनुष्य की सोच में क्या है, एक विनिमय को एक सामान्य नई मुद्रा क्या है, नई मुद्रा का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि प्रादुर्भाव आती है, मतलब जब लोगों की आवश्यकता बढ़ती है तो अब वस्तुओं के बदले क्या है, वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा क्या होता है, विनिमय की क्रिया होने लगती है। अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोग क्या है, अपनी आसानी से अपनी आवश्यकता की वस्तु क्या है खरीद सकते थे। अनाज के वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु खरीद लगते थे, लेकिन जब वस्तु से वस्तु खरीदी जाती थी तो ये बहुत ही समस्या उस समय होती। मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन के रूप में क्या है, कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में क्या होता है, व्यक्तियों के समूह पर क्या है, शासन करने के लिए एक सरकार क्या होती है, एक सरकार यानी कि गवर्नमेंट का क्या है, अभ्युदय यानी उदय होता है। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से क्या होती है, मुद्रा का चलन होता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जब लोग मुद्रा से सभी हल्की चीज़ क्या आवश्यकता है कि खरीदने लगती है, महसूस करने लगती है, तो फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से क्या होता है, बैंक का निर्माण होता है। ठीक है ना, देश की सरकार से क्या होती है, बैंक का निर्माण, जिसके द्वारा अब क्या होता है, सभी मुद्रा को क्या आसानी से हस्तांतरण किया जाने लगा, जिसे हम क्या होते हैं, चेक कह सकते हैं। इस एक व्यक्ति या एक संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था से क्या होता है, नाम जारी करता है, और सरकारी आधिपत्य से क्या होता है, बैंक द्वारा पैसे क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता था। इस प्रकार से आपको क्या है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से वस्तु विनिमय, मुद्रा का आना, सरकार को बनना, बैंक का स्थापना होना, सरकार किस प्रकार से बैंक की स्थापना करती है, आप समझ रहे होंगे। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क क्या है, लगभग सारा कार्य क्या है, मशीन के द्वारा करने लगा। आप देखते होंगे कि आज है कंप्यूटर की ज़माना है, यहाँ पर सभी काम क्या होता है, मशीन के आविष्कार के माध्यम से होता है। जब मशीन आविष्कार हो गया तो मानव द्वारा क्या होता है, मानव क्या एक मशीन के माध्यम से काम करने लगा। जो भी मनुष्य अधिक तेज स्मरण शक्ति क्या है, काम करती है। बिजली से चलने वाला एक यह मशीन क्या है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से क्या अपनी स्मरण शक्ति के बल पर क्या है, पैसे के आदान प्रदान को भी सहयोग करता है। आज आप देखते होंगे डेबिट कार्ड, एटीएम, ठीक है, कंप्यूटर कैसा है, इसके चित्र में आप देख सकते हैं। एक दशम चित्र में हम आपको दिखाएंगे। आजकल कंप्यूटर इस सूचना शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे अभी कोरोना वायरस 9 की वजह से क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या, इंटरनेट के माध्यम से लोग शिक्षा घर पर बैठे क्या है, काम कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये भी आप आज जो क्लास आप ले रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं, तो इस पर क्या है, शिक्षा के माध्यम से क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से आप इसे ग्रहण करें। तो कंप्यूटर ने प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण जहाँ पहले बड़े कंप्यूटर तो वहाँ पर आप क्या है, लोग छोटे कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैपटॉप का प्रचलन मोबाइल के कारण कंप्यूटर बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो एपिसोड में आपके साथ इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो एपिसोड में आपके साथ दूसरा पार्ट 1 पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको एटीएम बैंकिंग प्रणाली के साथ ही बहुत सारा टॉपिक है, उसके साथ हम चर्चा करें। एटीएम के बारे में चर्चा करेंगे, साख प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे, मौद्रिक विकास के संजीव के ऊपर चर्चा करेंगे, और बहुत सारा बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। अगला वीडियो एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।